अब देखिए, ये जो सीरीज है ना पूरी, इसका जो एक्टिवेशन वाली 12 से लेके ये जो एक्टिवेट हो रहा है हमारा 10, इसको हम कहते हैं कैस्केड सीरीज। क्या कहते हैं? कैस्केड सीरीज। अब ये इतनी लंबी प्रोसेस है पाथ में, तो ये क्या है? स्लो प्रोसेस है। ये क्या है? स्लो प्रोसेस है ये वाली। क्या कहेंगे? कैस्केड सीरीज। ओके। अब देखिए, फैक्टर 10 एक्टिवेट हो चुका है। अब ये फैक्टर 10 पता है क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। कौन कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करेगा? एक्टिवेटेड फैक्टर 10। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन से क्या बनाएगा? फिब्रिन। ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को किसमें? फिब्रिन में तोड़ेगा, यानी तोड़ देगा सॉल्यूशन। फिब्रिन क्या है? हमारा वो क्या है? सॉल्युबल है। ठीक है। अब अब जो ये फिब्रिन है ना, इस पे पता है कौन वर्क करेगा? इस पे वर्क करेगा हमारा फैक्टर 12, जो कि इस फिब्रिन जो लिक्विड है, मतलब सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को इनसॉल्युबल बनाएगा, यानी ठोस बना देगा, जिसको हम कहते हैं क्लॉट। क्या कहते हैं? क्लॉट। मैस लाइक स्ट्रक्चर, ये देख सकते हो, इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, मैस लाइक स्ट्रक्चर, जाली जैसा, जिससे क्या है? वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, सॉलिड जैसा, क्लॉट जैसा हो जाएगा। तो ये पूरी हमारा मैकेनिक्स रहती है क्लॉट बनने की। ठीक है। क्या क्या था? एक बार लास्ट बार और देख लेते हैं। 12 ने एक्टिवेट करा 11 को, यहाँ से शॉर्ट में 12 ने एक्टिवेट करा 11 को, 11 ने एक्टिवेट करा 9 को, 9 ने एक्टिवेट करा 10 को। तो हो गया फैक्टर 10 एक्टिवेट। इस फैक्टर 10 ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। फिर इस थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करा। फिब्रिन है हमारा सॉल्युबल। ओके। अब इस सॉल्युबल फिब्रिन को इनसॉल्युबल कौन बनाएगा? फैक्टर 12। इस फैक्टर 12 ने फिब्रिन जो सॉल्युबल है उसको इनसॉल्युबल बनाया, और जो इस इनसॉल्युबल फिब्रिन है, ये है मैस लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं क्लॉट। ओके। अब देखिए, ये था हमारा इंट्रिंसिक सिस्टम। ओके। अब दूसरा रहता है हमारा एक्सट्रिंसिक सिस्टम। एक्सट्रिंसिक सिस्टम है जो, ये है, इसमें क्या है? कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है? जो फैक्टर 7 है ना, वो एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को, बस 7 से 10। टिश्यू डैमेज फैक्टर जो हमारा है 7 एक्टिवेट होगा। अब जो ये एक्टिवेटेड जो 7 एक्टिवेट फैक्टर है, ये क्या करेगा? टिश्यू फैक्टर है कैल्शियम। ओके। आयोनाइज्ड कैल्शियम। इससे क्या होगा? जो फैक्टर 10 है ना, वो उसको एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर क्या है? एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या है करेगा? कुछ नहीं है, जो फैक्टर 7 है वो कर रहा है एक्टिवेट 10 को। सिंपल है, जल्दी हो गया, फास्ट प्रोसेस है, ईजी है, मतलब फास्ट है। तो दोनों में था। तो एक बार और क्या, इंट्रिंसिक हमारी स्लो रहती है, एक्सट्रिंसिक हमारी फास्ट रहती है। इंट्रिंसिक में आपको क्या करना है? 9 10 11 12। ठीक है, 9 10 11 12। एक्सट्रिंसिक में 7 से 10, बस हो गया। अब चलते हैं हम कोगुलेंट पे। कोगुलेंट हमारे जो कोगुलेंट क्या है? जो क्लॉट बनाते हैं, हेल्प करते हैं क्लॉट बनाने में। तो इसमें आता है हमारा, पहला आता है विटामिन, विटामिन के। विटामिन के, ये हमारा वो मेन चीज़ जो ब्लड को क्लॉट में कन्वर्ट करती है। तो कोई पूछे ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। ओके। विटामिन के क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन भी होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन, ऑल्सो कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन की जो टॉपिक है पर्टिकुलर, ये आप उसमें पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में विटामिन के बारे में, बायोकेमिस्ट्री में। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे। तो अभी के लिए आप करिए, तो आपको क्या और अच्छे से समझ आएगा ये। तो आप सुनिए कि विटामिन के है, क्लॉट करता है ब्लड को, सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। ठीक है। 3 टाइप का है, K1 K2 K3। K1 में ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये, अब इसमें क्या रहता है? जो K1 में रहता है फाइटिल चेन रहती है ना, फाइटिल चेन होगा R पोजीशन, भाई ये R है ना, जो
इस पे अलग अलग हमारी चेन अटैच होगी, तो उससे डिसाइड होगा कि वो K1 है, K2 है या K3 है। तो जो K1 रहता है उसमें R की जगह क्या रहता है, फाइटल चेन अटैच रहती है। K2 में क्या रहता है, प्रेनिल प्रेनिल चेन आर पर रहेगी, आर की जगह पे। K3 में रहता है कुछ नहीं होता, आर की जगह पे कुछ नहीं होता, नो चेन। तो ये 3 टाइप के विटामिन है। अब जो K1 है ये है फाइटोनाडायोन, फाइटोनाडायोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। K2 में है मैनाक्विनोन, ठीक है, और K3 है मैनाडायोन, फाइटोनाडायोन जिसे हम कहते हैं फिलोक्विनोन, फिर K2 में मैनाडायोन और मैनाक्विनोन, और 3 हमारा मैनाडायोन। अब जो मैनाक्विनोन है ये क्या है, इसमें एक पॉइंट है कि इंटेस्टाइन में कोलोनिक बैक्टीरिया होता है, वहाँ सिंथेसिस होता है K2 का, यानी जो इंटेस्टाइन है उसमें एक कोलोनिक बैक्टीरिया, वहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है, किसका, मैनाडायोन का, मैनाडायोन का। तो इसकी एक ट्रिक है, मैना 2 बार क्वीन बनी, 3 बार डायन बनी, मैना 2 बार क्वीन बनी, 3 बार डायन बनी। 2 बार क्वीन बनी तो 2 पे क्या आएगा, मैना क्वीनोन। 3 बार डायन बनी, ज़्यादा बार डायन बनी, 3 बार डायन बनी, तो तीसरे पे है हमारा मैनाडायोन। 1 पे तो है ही हमारा फिलोक्विनोन। अब विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी पता क्या होता है, हिमेचुरिया, हिमेचुरिया एंड जॉइंडिस। हिमेचुरिया या क्या होता है, जो आपके ब्लड है, मतलब यूरिन है उसमें ब्लड आता है, उसमें उसकी जगह ब्लड आने लगता है, तो ये वेरी करता है ना। तो इस पे लिखा है कि एक लाइन है, इस पे लिखा है बेसिकली, मैं बता दूं, इसका मतलब कि आपको ब्लड रहता है यूरिन में पर आपको दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता, वो रहता है ब्लड पर विजिबल नहीं रहता उस, और ब्लड आता है यूरिन में, ओके। तो ये हो गया हमारा, इसकी डेफिशिएंसी होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी, हिमेचुरिया और जॉइंडिस। विटामिन K2 डेफिशिएंसी, पर्टिकुलर K2 पे बताया है। इसमें हम क्या करते हैं, विटामिन के इंजेक्शन यूज़ करेंगे, इंजेक्शन दिए जाते हैं, अलग से आते हैं, तो वो हम देते हैं विटामिन के इंजेक्शन, ओके। तो ये था हमारा। अब एक लाइन है, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, विटामिन के जो फैक्टर है डिपेंडेंट, वो कौन से है, वो है हमारे क्लोटिंग फैक्टर 2, 2, 7, 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10, ऐसे बोलो, 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10, ट्रिक बन गई, ओके। 2, 7 हमारा 9 और 10, 2, 7, 9, 10, ये हो गए 4। और एंड एक और है जो कि हमारा एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन सी एंड एस, सी एस, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ओके। तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर है हमारे 2, 7, 9, 10 एंड प्रोटीन सी एंड एस, ओके। तो ये था हमारा पूरा कोगुलेंट, मतलब पूरा भी हुआ नहीं है, अभी है। और क्लॉटिंग फैक्टर मैंने बता दिए, और कोगुलेंट का वो जो बता दिए विटामिन के बारे में। अब चलते हैं अगला, इसमें ही है, कोगुलेंट ही चल रहा है हमारा, इसमें अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं आपको। तो इसमें अब अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट, लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट, स्टाइप्टिक्स, जिसे हम कहते हैं स्टाइप्टिक्स। क्या है लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट, स्टाइप्टिक्स? ये क्या है, जो ब्लड निकलता है ना इंजरी में, जो इंजरी हो जाती है बॉडी में जिससे कि ब्लड निकल रहा है, उस ब्लड को रोकता है। कौन रोकता है, लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट, स्टाइप्टिक्स। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऑटोमेटिकली होता है, जो बॉडी में इंजरी आती है उसमें से ब्लड तो अपने आप क्लॉट बन जाता है, ऑफ कोर्स ही बात है ना, क्लॉट तो अपने आप बनता है, तो हम ये क्यों दे रहे हैं फिर, ये हम इसलिए दे रहे हैं, किसी किसी केस में क्या होता है, इंजरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ब्लड इतना लॉस होता है कि क्लॉट बना ही नहीं पाता, समझ रहे हो। देखा होगा आपने कि जो क्लॉट बन रहा है मानता हूँ, लेकिन वो क्या बनता है, छोटी मोटी चोट के लिए, चोट पर बनता है क्लॉट, लेकिन जब इंजरी ज़्यादा होती है तो क्लॉट नहीं बनता, है ना। तो वही चीज़ है ये लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट, जो ब्लड निकलता है इंजरी में, उस ब्लड को रोकता है क्लॉट बना के। तो हीमोस्टेटिक का मतलब है ब्लड हीमोस्टेटिक यानी रोकना, ओके। अब इसमें कौन कौन से हैं हमारे, एक है हमारा जिलेटिन फॉर्म, जिलेटिन फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर है ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज,
जिलेटिन फॉर्म हो गया, जिलेटिन फॉर्म है ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोस है, सेल्यूलोस 0.1% एड्रेनलिन सॉल्यूशन है, जो कि जिसका यूसी है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना, आपने एएनएस में पढ़ा होगा। ओके, 0.1% एड्रेनलिन सॉल्यूशन। फिर है एक्सट्रिंजेंट्स, यानी सरफेट एक्सट्रिंजेंट क्या होते हैं, वो एजेंट जो सरफेस को क्या है एकदम टाइट कर देते हैं, जो स्किन रहती है उसको, स्किन की सरफेस रहती है ना स्मूथ, उसको टाइट कर देंगे। अब टाइट हो जाएगी तो ब्लड निकलेगा नहीं प्रॉपरली। तो ये हमारे चार, जिडेटिन फॉर्म हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोस हो गया, 0.1% एड्रेनलिन सॉल्यूशन, एक्सट्रिंजेंट्स। अब आता है हमारा स्क्लेरोजिंग एजेंट। अभी क्या पढ़ा हमने, स्टाइप्टिक्स, क्या था वो, लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट। अब है स्क्लेरोजिंग एजेंट, ये क्या है, ये है इरिटेंट्स, इरिटेंट्स है ये कॉज करते हैं कोगुलेशन, कोगुलेशन कॉज करेंगे, फिब्रोसिस, फिब्रोसिस, क्या फिब्रोसिस कॉज करेंगे कोगुलेशन। अब क्या है, आप आपने वो पढ़ा, वो भी ब्लड को रोक रहा है, लेकिन वो क्या है, रोक रहा है सिर्फ, ठीक है, रोक रहा है, वो क्लॉट नहीं बना रहे थे, ये बात याद रखना। उनमें आपने बोला था ब्लड को रोकेंगे, ये है कॉज करेंगे कोगुलेशन, क्लॉट बनाएंगे। लेकिन लेकिन अब देखिए ये पर्टिकुलर किस चीज़ में यूज़ होते हैं, मैं बताऊँ। ये पर्टिकुलर जो है ना, आप इस तरह से समझिए, ये है हमारा, मान लीजिए कोई पोर्शन है, अब इसमें से ब्लड क्या है, ये थोड़ा बहुत कटेगा तो ब्लड लॉस होता है, क्लॉट बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक बहुत ही गैप आ गया है, जिससे क्या ब्लड फैलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, रुक ही नहीं रहा है मतलब। तो इस चीज़ को हम ये चीज़ पता है जो हमारी होती है, ये चीज़ होती है बेसिकली हेमरॉइड्स में, हेमरॉइड्स, जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं, पाइल्स। तो ये चीज़ वही होती है ना, एकदम ब्लड निकल रहा है, एक गैप सा बन गया है, अ, तो वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो वो चीज़ होती है हमारी, उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्लेरोजिंग एजेंट। अब इसमें तो करते ही हैं, लेकिन जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ना, जो वुमेन में वेजाइनल में ब्लीडिंग होने लगती है, रुकती नहीं है, उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ करेंगे, स्क्लेरोजिंग एजेंट्स का। ओके, तो कौन कौन से होते हैं वो स्क्लेरोजिंग एजेंट, पढ़िए। वो है, पहला है हमारा सोडियम टेट्रा डिसाइल सल्फेट, सोडियम टेट्रा डिसाइल सल्फेट। सेकंड है पॉलीडोकेनोल, पॉलीडोकेनोल, सोडियम टेट्रा डिसाइल सल्फेट, और सेकंड है पॉलीडोकेनोल। ये हम देते हैं इंजेक्टली, इंजेक्शन के थ्रू देंगे लोकली। ओके, कौन कौन सा हो गया, सोडियम टेट्रा डोसाइल डिकाइल सल्फेट, और है पॉलीडोकेनोल, पॉलीडोकेनोल, ये हमारे स्क्लेरोजिंग एजेंट। और मैंने बता दिया लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट क्या है, जिलेटिन फॉर्म ऑक्सीडाइज सेलुलोज 0.5% एड्रेनल सॉल्यूशन एक्सचेंजेंट्स। ओके, अब अगला पॉइंट, अब देखिए क्लॉट क्या है हमारे, इस दो टाइप के हो सकते हैं। या तो हमारा ऐसा क्लॉट बनेगा जो सिर्फ बना है, ये ब्लड वेसल है हमारी, ठीक है, रफ डायग्राम है, ब्लड वेसल और ये देख रहे हो आप रेड रेड, ये क्लॉट है। अब ये जो क्लॉट है ना, ये सिर्फ बना है, चिपका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं थ्रोम्बस। लेकिन अगर ये क्लॉट वेसल में मूव करेगा ना, तो ये क्या, ये डेंजरस है, ये चीज़ डेंजरस है। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि ब्लड फ्लो क्या है, हार्ट अटैक की जो होते हैं ना केसेस, वो इसी वजह से होते हैं, क्लॉट बन जाता है, सुना आपने, थक्के बन गए तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं, पर पंपिंग नहीं हो पा रही है। तो इस चीज़ को कहते हैं एम्बुलस, ये होता है एम्बुलस। अगर क्लॉट मूव नहीं कर रहा है तो वो होगा थ्रोम्बस, मूव कर रहा है तो बोलेंगे एम्बुलस। तो ये है हमारा पॉइंट एक। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, कोगुलेंट। अब देखिए, अभी आएगा हमारा एंटीकोगुलेंट, जो कि हमारा यूज़ होता है क्रोनिक क्लॉट के लिए, बताऊंगा अभी आगे वो। रुकिए, अभी है फिब्रिनोलाइटिक्स। अभी हम पढ़ेंगे क्या, फिब्रिनोलाइटिक्स या थ्रोम्बोलाइटिक्स। क्या होते हैं ये, फिब्रिनोलाइटिक्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या होते हैं, बताता हूँ इसके बाद। ओके, सो फिब्रिनोलाइटिक्स क्या है या थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या है, तो इसको नाम ही है, फिब्रिन यानी जो हमारा फिब्रिन है, क्या, क्लॉटिंग फैक्टर, और लाइटिक्स तोड़ना, तोड़ना। ओके, तो मतलब क्या है, क्लॉट को ब्रेक करता है, ऐसे एजेंट जो क्लॉट को ब्रेक करते हैं।
ठीक है, वो है देखिए क्या है इसमें, क्या होगा इसमें बेसिकली ये है कि टीपीए का एक्टिवेशन होता है। टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। मैं बताता हूँ शुरू से। देखिए क्या है, ब्लड में हमारे प्रोटीन रहता है, उस प्रोटीन का नाम है प्लाज्मिनोजन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्लाज्मिनोजन। अब जो ये प्लाज्मिनोजन प्रोटीन ना, ये ये टीपीए टीपीए इसको किस में कन्वर्ट करेगा, प्लाज्मिन में। किस में करेगा कन्वर्ट, प्लाज्मिन में। टीपीए हमारा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये टीपीए प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये प्लाज्मिन जो है, ये फिब्रिन जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल यानी क्लॉट की फॉर्म में है, मैश लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जैसा। तो अब इस इनसॉल्युबल फिब्रिन को ये जो प्लाज्मिन है ना, वो सॉल्युबल बनाएगा। क्या करेगा, सॉल्युबल बनाएगा। बेसिकली उसका लाइटिक करेगा, तोड़ेगा उसे। तो ये सॉल्युबल बन जाएगा फिब्रिन, जिससे क्या होगा, हमारा क्लॉट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये रहता है इसका पूरा मैकेनिज्म, जो इसकी रिएक्शन थी ये है। अब देखिए टीपीए दो दो टाइप में है। जैसे एक ये रहता है इंट्रिंसिक, या तो वो बॉडी में प्रेजेंट होता है ना। और दूसरा एक्सट्रिंसिक, इसको हम बॉडी मतलब बाहर से देते हैं, है ना, एज अ ड्रग की तरह दिया जाता है। तो ये है, इसमें बॉडी के अंदर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, बॉडी के अंदर कमी हो रही है, इसकी काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको बाहर से देते हैं ज़रूरत पड़ने पे। अब देखिए जो बॉडी के अंदर है ना पहले से, उसके एग्जांपल क्या है, एक है कैलीक्रेन और एक है फैक्टर 12A। फैक्टर 12A यानी एक्टिवेटेड फैक्टर। ओके, एक्टिवेटेड फैक्टर 12 एंड कैलीक्रेन, ये हो गया। इसके बाद है हमारा एक्सट्रिंसिक, यानी जो बाहर से दे रहा है एज अ ड्रग, तो उसको हम कहते हैं फिब्रिनोलाइटिक्स, जो कि हमारा टॉपिक था। ओके, तो अब जो फिब्रिनोलाइटिक्स एजेंट्स है या थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट्स है, उनकी हम पढ़ेंगे नाम क्या है। तो इनका एक खासियत है, इनकी जो सफिक्स है उसमें काइनेस आएगा या प्लेस आएगा। क्या आएगा, काइनेस या प्लेस। तो जब भी जिसके भी ड्रग में आप देखो काइनेस या प्लेस, वो समझ जाना फिब्रिनोलाइटिक्स की कैटेगरी में आता है। तो एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेस है, यूरोकाइनेस है, अल्टीप्लेस है, रेटिप्लेस है, टेनेक्टिप्लेस है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, अल्टीप्लेस, रेक्टिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस। ओके, तो ये रहते हैं हमारे ड्रग यानी फिब्रिनोलाइटिक्स एजेंट्स। तो इसका यूज़ क्या क्या है, मैं देखो पहला यूज़ है इसका एक्यूट मायोकार्डियर इन्फ्रक्शन, यानी ये है हमारा MI है, ब्रेन में रहता है। क्या रहता है इसमें, एकदम खून जो दिमाग में रहता है ना, हमारे ब्रेन में क्या रहता है, बेसिकली ब्रेन की प्रॉब्लम है, इसको बताऊंगा मैं आपको बाद में। डीप विंग थ्रोम्बोसिस, DVT, ये भी है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग में जो क्लॉट पड़ जाते हैं उसे कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पेरिफेरल आर्टरी ऑक्लूजन है। स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक आना, उसमें भी देते हैं। इन सब में देते हैं। अब स्पेशली देखो स्ट्रोक में जो स्पेशली हम क्या दे रहे हैं, अल्टीप्लेस अप्रूव ड्रग है स्ट्रोक के लिए। क्या है, स्ट्रोक के लिए जो अप्रूव ड्रग है वो है अल्टीप्लेस। ओके, और बाकी बता दिया मैंने, MI मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन इन एक्यूट में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, पेरिफेरल आर्टरी ऑक्लूजन में। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट इसके हैं, देखो ऑफ कोर्स ही बात है, थोड़ा सोचो, ये क्लॉट को ब्रेक कर रहा है, यानी जो ब्लड इनसॉल्युबल उसको सॉल्युबल बना रहा है। मान लो ज़्यादा इसका हमने ज़्यादा मात्रा में दे दिया इसको, मतलब इसका डोज बढ़ गया ज़्यादा। एडवर्स इफेक्ट वही है ना, ज़्यादा ऊपर चले जाता है डोज ग्राफ में। तो मान लो इसका डोज बढ़ गया तो क्या होगा, और ज़्यादा सॉल्युबल बनाएगा ये ब्लड को जो इनसॉल्युबल है। तो जिससे सॉल्युबल और हो रहा है, यानी ब्लीडिंग हो जाना कॉज करेगा, ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज होगी। तो एडवर्स इफेक्ट इसका ब्लीडिंग। अब ज़्यादा ब्लीडिंग होने से पता है क्या होता है,
हैमरेज स्ट्रोक भी हो सकता है, हैमरेज स्ट्रोक। ओके, तो ये चीज़ है इसमें। अब ये हो गया हमारे फिब्रिनोलाइटिक एजेंट, जिसमें हमने करा कि पढ़ा कि क्लॉट को ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें ऑफ कोर्स बात है, इसको रोकेंगे, इस प्रोसेस को, फिब्रिनोलाइटिक की प्रोसेस को। और जो फिब्रिनोलाइटिक कर रहे हैं, अब इनसॉल्युबल फिब्रिन को सॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको रोकेंगे। अब मन में डाउट आता है क्यों रोकेंगे, तो वही चीज़, जब भी मान लो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे मैंने बताया एडवर्स इफेक्ट हो रहा था, तो इस केस में हम दे सकते हैं इसको। और भी चीज़ों में दे सकते हैं, जैसे पाइल्स हो गया, है ना, पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है जो, तो उसमें भी हम एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो ड्रग है ये है ट्रेनेक्सेमिक एसिड और EAC है, एप्सिलन अमीनो कैप्रोइक एसिड। ट्रेनेक्सेमिक एसिड और EAC है। ओके, ये क्या करता है, इसका मेन वर्क है ब्लॉक करता है TPA को। जो फिब्रिनोलाइटिक था वो एक्टिवेट कर रहा था TPA को, ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। अब इसमें एक और लाइन लिखी है, ये यूज़ की जाती है जिनमें ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है ना, ये या फिब्रिनोलाइटिक का डोज ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में हम एंटी फिब्रिनोलाइटिक यूज़ करते हैं। एमओ बता दिया मैंने, ब्लॉक करता है TPA को। ओके, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या है, देखिए इसमें अभी हमने पढ़ा फिब्रिनोलाइटिक में फिब्रिन को सॉल्युबल बना रहा था, ये भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है बताता हूँ। देखो, क्लॉट अगर पहले से प्रेजेंट है तो ये उस पर वर्क करेगा ही नहीं, ये डिजॉल्व नहीं करेगा उसको, है ना। ब्लड प्लस एंटीकोगुलेंट है, ब्लड नॉट क्लॉट। ये क्या मतलब, इसका जो लिखा है ये, इसका मतलब ये है कि हम इसको अगर दे रहे हैं ना एंटीकोगुलेंट, तो ब्लड में क्लॉट बनेगा ही नहीं। फिब्रिनोलाइटिक क्या कर रहे थे, जो क्लॉट बना था उसको ब्रेक कर रहे थे, ये क्या कर रहा है, क्लॉट बनने ही नहीं दे रहा है। ओके, समझे डिफरेंस है, समझना। फिब्रिनोलाइटिक क्लॉट को ब्रेक कर रहे थे, लाइटिक यानी ब्रेक, एंटीकोगुलेंट क्लॉट को बनने ही नहीं देंगे। अब इसके टाइप क्या है, या तो हम इसको पेरेंटली दे सकते हैं या ओरल रूट से। पेरेंटली में भी ये दो टाइप से वर्क करेगा, या तो इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन इनहिबिटर, यानी इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा, या फिर डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा। अब डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करने वाली कौन कौन सी ड्रग है, तो इसमें एक ट्रिक है, उसकी ट्रिक का नाम है हमारे वो वाले डायरेक्ट आगरा में मिलते हैं, वो वाले डायरेक्ट आगरा में मिलते हैं, आगरा डायरेक्ट आगरा में मिलते हैं, ऐसे याद कर लो, वो वाले। तो वो वाले से बेवाली रियूडिन, बेवाली रियूडिन आगरा में मिलते हैं, आर्गा ट्रोबन, आर्गा ट्रोबन, बेवाली रियूडिन आर्गा ट्रोबन। ओके, ये हो गया। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में कौन कौन सी आएगी, इसमें आएगा हमारा मेन है हिपेरिन। ओके, हिपेरिन याद रखना, ये मेन है। अब हिपेरिन दो टाइप के हैं, या तो हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब हिपेरिन के भी डेरिवेटिव्स हैं अलग अलग, तो वो है हमारे इनॉक्साप्रिन है, रेविपेरिन है, नार्दोपेरिन है, पार्नापेरिन है, फोंडापेरिन है, पेरिनक्स, दानापेरिनॉइड, तो ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। या तो आपसे पेरिन से रिलेटेड पूछ लेगा या इसके डेरिवेटिव दे देगा, तो बात एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर उसने फोंडापेरिन देगा तो बात उसमें हिपेरिन की हो रही है, वो भी इनडायरेक्ट में है। अब वो चलते हैं, ये हो गए पेरेंटल थे, अब चलेंगे हम एंटीकोगुलेंट पे। एंटीकोगुलेंट में पहला आएगा हमारा, पहला है कौन सा कैटेगरी, जो विटामिन के, जो कि हमारा मेन वो कहते हैं फैक्टर है, उसको एंटागोनिस्ट करेंगे। ठीक है, विटामिन के को क्या कर रहा है, एंटागोनिस्ट। ठीक है, फिर है हमारे दूसरे कैटेगरी के, जो कि जो फैक्टर 10 है ना उसको इनहिबिट कर रहे हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर। तीसरी कैटेगरी में जो थ्रोम्बिन को डायरेक्टली इनहिबिट कर रहा है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो ये तीन कैटेगरी है। अब जो विटामिन के एंटागोनिस्ट है, इसमें कौन कौन सी ड्रग है, इसमें पहली वेरफेरिन, इसमें पहली है वेरफेरिन, कौन सी, वेरफेरिन। फिर है बिस हाइड्रोक्सी कॉमरिन,
डाइक्यूमेरोल, फिर है एसेनोक्यूमेरोल जिसको हम कहते हैं न्यूक्यूमेलोन, फिर एथाइल बिस क्यूम एसीटेट, यानी क्यूमेरिन और वेरफेरिन, याद करिए वेरफेरिन की डेरिवेटिव है सारे, ठीक है, क्यूमेरिन क्यूमेरोल, तो ये वेरफेरिन मेन याद करिए, वेरफेरिन। ऐसे कर सकते हो। जो विटामिन के था ना, ठीक है, विटामिन के की गोली खाई आंटी ने वेफर में डाल के, इस टाइप से याद कर सकते हो। विटामिन के की गोली खाई आंटी ने वेफर में डाल के, विटामिन के की गोली खाई, गोली छोड़ो, विटामिन के खाया आंटी ने वेफर में डाल के, ठीक है, विटामिन के वेफर में डाल, ओके, इतनी बार बोलती है, याद हो गया होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर पे। इसमें क्या है, इसमें है कि रीवा की जो अपेक्षा है ना, रीवा की अपेक्षा थी कि वो 10th नंबर पे 2 मिनट, ये क्या था मैं खुद भूल गया, उसमें क्या थी ट्रिक है। रिव्यू की अपेक्षा आई 10th नंबर पर, उसे बैन, हाँ देखिए, जो रीवा की अपेक्षा थी ना, रीवा की अपेक्षा थी फ्रेंड, वो 10th नंबर पे आई, जिससे उसको बैन कर दिया। अब खेल ली हुई कोई स्पोर्ट्स, 10th नंबर पे आ गई वो लास्ट, उसको बैन ही कर दिया। तो रीवा अपेक्षा, ठीक है, तो रीवा से हो जाएगा रिवक्सोबैन, बैन कर दिया ना, अपेक्षा रिवक्सोबैन और अपेक्षा अपेक्षा बैन, रिवक्सोबैन अपेक्षा बैन 10th नंबर पे, ओके, डायरेक्ट 10 फैक्टर 10 इनहिबिटर। अब आता है थ्रोम्बिन इनहिबिटर, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। थ्रो करा, थ्रो थ्रो थ्रो, थ्रो से याद करना आप, थ्रो करा दबा के, थ्रो करा दबा के, थ्रो करा दबा के बॉल को, वो गई गटर में, थ्रो करा दबा कर बॉल को, वो गई गटर में। ये मैंने अभी बनाई है ट्रिक, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना सकते हो, आप अपनी हिसाब से बना लो, है ना, इसमें देखो लिखा नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया, बस याद होना चाहिए। आपको पसंद आई है, करिए याद, नहीं है आप अपनी बना सकते हो। ट्रिक में ऐसे ही है, कोई लॉजिक नहीं रहता, बस वो एक माइंड में क्या सेट करने के लिए बन जाती है। तो डायरेक्ट थ्रो करा बॉल को, वो गई गटर में, तो गबी दबी गैट्रोन, जाइमल गैट्रोन। अब जो दबी गैट्रोन है, मतलब ये ओरली देंगे, मतलब सारे ओरल है, इस पता, ठीक है, ओरल की कैटेगरी है सारी। अब तो ये थी 3 कैटेगरी, विटामिन के एंटागोनिस्ट, डायरेक्ट 10 इनहिबिटर, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ट्रिक के साथ मैंने बता दिया है, ईजी है बहुत, दोबारा देख लो अगर नहीं है याद, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एंटीकोगुलेंट की जो भी कैटेगरी थी, वो हमने पढ़ ली, ठीक है, ड्रग। अब इसको बारी बारी से इसकी जो ड्रग है, जो आईएमपी ड्रग है, आईएमपी वाली, वो हम करेंगे। जैसे पहली है हेपेरिन, तो पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, क्या क्या करना है हमें। पहली है हेपेरिन, ओके, हेपेरिन पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे वेरफेरिन, वेरफेरिन के बाद ये वेरफेरिन और हेपेरिन। सो ये जो 2 ड्रग है हमें यही पढ़नी है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एंटीप्लेटलेट, ये लास्ट टॉपिक है, और इसके साथ हमारा ब्लड कंप्लीट हो जाएगा।